हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है भवानी सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय बीएस केलावत। देखो बच्चों, आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और हमने जो पहली यूनिट स्टार्ट करी थी स्थिर वैद्युतिकी और उसका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पर मैं इससे पहले 4 लेक्चर कर चुका हूं और लास्ट वाली क्लास में हमने कूलाम के नियम, कूलाम का सदिश निरूपण और अध्यारोपण के सिद्धांत पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। और आज की जो क्लास है वो भी कूलाम के नियम के ऊपर ही बेस्ड है और उस पर हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। आज के जो न्यूमेरिकल होंगे वो स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल हैं और इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और आपको न्यूमेरिकल करने से पहले थ्योरी को बहुत अच्छा कर लेना चाहिए। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया पहले आप वो वीडियोस देखें, उसके बाद आप ये न्यूमेरिकल करने की ट्राई करें तो आपको काफी आसानी रहेगी। और जहां तक नोट्स की बात है तो जो स्टूडेंट मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उनको मैंने नोट्स अभी तक के अवेलेबल करवा दिए हैं। बाकी मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत जल्दी उसको डाल दूंगा। वैसे मैंने उसे कमेंट बॉक्स में मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स को डाल दिया है, तो आप वहां जाके पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड करके भी नोट्स का यूज कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगी और एक स्पेशल टाइप के हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिए आज की जो क्लास है उसमें हमको किस टाइप के न्यूमेरिकल करने हैं। जैसे कि आपको पता है कि दो आवेश जो होते हैं उनके मध्य बल कार्य करता है, चाहे वो आकर्षण का हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण का हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई भी 2 आवेश होंगे और अगर मुझे तीसरा आवेश कहीं रखना है तो मैं उस तीसरे आवेश को कहां रखूं कि वो पूरा का पूरा निकाय जो है वो संतुलन में रहे। मतलब हम इक्विलिब्रियम में अगर वो सिस्टम आ जाएगा उस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल हमको करने हैं। मतलब स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन जो है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल का टाइप क्या है। तो हमको करना है स्थायी व अस्थायी संतुलन से संबंधित प्रश्नों के विशेष, है ना। मतलब अगर आपके पास कोई भी 2 आवेश होंगे सपोज, है ना, और उनके केंद्र की मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा पर आपको अगर तीसरा आवेश रखना हो तो उस आवेश को आप कहां रखो कि पूरा का पूरा निकाय जो है वो संतुलन में रहे। हमारे पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप दोनों आवेश के बीच में कहीं पर भी रख दो, या आप राइट हैंड साइड में कहीं पे भी रख दो, या लेफ्ट हैंड साइड में कहां पर भी रख दो। तो हमारे पास वो तीनों कंडीशंस होती हैं। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स जो होते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपको बिल्कुल तरीके से इस वीडियो को देखना है और मैं जो आपको बताऊंगा उन ट्रिक्स को फॉलो करना है और वो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। तो देखिए हम जो पहला कंसेप्ट सीख रहे हैं तो पहले हम उसका कंसेप्ट देखेंगे कि वो कंसेप्ट क्या कहता है, उसके बाद उसका हम एग्जाम्पल करके देखेंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला वाला जो केस है वो क्या है। माना कोई 2 आवेश दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हो तो तीसरे आवेश प्लस क्यू या माइनस क्यू को कहां रखा जाए कि वह साम्यावस्था में रहे। देखो जो पहला केस हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। अगर आपके पास कोई 2 आवेश है और कंडीशन ये है कि दोनों आवेश या तो धनात्मक होने चाहिए या फिर ऋणात्मक होने चाहिए। अब आपको एक तीसरा आवेश लाना है और उस तीसरे आवेश को उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर कहीं रखना है। तो उस आवेश को आप कहां पे रखो। रखने वाला जो आवेश होगा वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो वो तीसरा जो आवेश है वो आप उसकी केंद्र को मिलाने वाली रेखा के ऊपर कहां रखो कि वो जो निकाय है वो संतुलन में आ जाए। तो हम उसकी सारी कंडीशन देखते हैं और कौन सी कंडीशन आपको यूज करनी होगी वो आपको यहां अभी पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहला वाला जो केस है, केस नंबर ए, उसमें है कि जैसे कि आपके पास 2 आवेश है, ठीक है, 2 आवेश है तो मैं एक ले रहा हूं प्लस क्यू और दूसरा ले रहा हूं मैं प्लस 4q। दोनों की समान प्रकृति होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक प्लस क्यू ले लिया, एक प्लस 4q ले लिया, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस में सपोज r मान लेता हूं, ठीक है। अब तीसरा आवेश मैं कहां रखूं, है ना। तो माना तीसरा आवेश, ठीक है, माना तीसरा आवेश उसको मैं ले रहा हूं प्लस क्यू। क्या ले रहा हूं, आप प्लस क्यू ले सकते हो, माइनस क्यू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आपकी जो पोजीशन होगी वो फिक्स रहेगी, आप उसको जहां पर भी रखोगे, ठीक है। अब देखिए अब इस प्लस क्यू को मैं कहां रख सकता हूं। मेरे पास 3 ऑप्शन है। अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा लूं, है ना, इन दोनों आवेशों को
मिलाने वाली जो रेखा है ये हो गई। अब देखो इस प्लस क्यू आवेश को आप कहां रखो कि ये जो निकाय है ये संतुलन में आ जाए। तो मेरे पास इसकी तीन तरीके हैं। मैं इसको यहां कहीं रख सकता हूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, मैं इसको यहां कहीं रख सकता हूं राइट हैंड साइड में, और इसको मैं बीच में कहीं पर भी रख सकता हूं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं यहां पर रख के देखता हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या साम्यावस्था में आ सकता है या नहीं। ठीक है, ओके। एक बात और, इसको करने से पहले जो कूलाम के बल का जो नियम है ना, एफ जो होता है, बल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। बल जो होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। मैं कहता हूं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कैसे बढ़ेगा, तो या तो आप आवेशों के परिमाण को बढ़ा दो या दूरी कम कर दो। मेरे पास एक ही तरीका है ना, या तो आप Q1 Q2 को बढ़ा दो तो आपका क्या बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा, या आप इसके बीच की दूरी को कम कर दो तो क्या बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी साम्यावस्था के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो साम्यावस्था के लिए क्या होगा कि जितने भी बल उस तीसरे आवेश पर लगेंगे उस पर नेट बल 0 होना चाहिए, है ना। तो बलों को बराबर और विपरीत दिशाओं में कार्य करना होगा। ठीक है, तभी वो तीसरा आवेश या निकाय जो होगा वो संतुलन में आ जाएगा। तो देखिए पहला केस हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने दो आवेश लिए प्लस क्यू और प्लस 4q, उसके बीच की दूरी है r। अब तीसरा आवेश मैंने लिया है प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू आवेश को सपोज मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश को मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस आवेश पर, ये मेरी पोजीशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ये मेरी पोजीशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर इन दोनों आवेशों के कारण इसके ऊपर मुझे बल निकालना है। ठीक है, ये मैं पहला केस ए पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये आवेश इस पर किधर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का लगाएगा, क्योंकि दोनों आवेश समान है। तो मान लेते हैं ये जो बल लग रहा है ये लग रहा है इधर, इसका नाम मैं दे रहा हूं F1। क्या नाम दे रहा हूं मैं, F1 नाम दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहली वाली पोजीशन है, इसका नाम मैंने F1 रख दिया। तो प्लस क्यू और प्लस क्यू प्रतिकर्षित करेंगे और इस आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा। अब आ जाते हैं हम इस आवेश पर, तो ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा और प्रतिकर्षण का ही लगाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और इसके कारण जो बल लगेगा उसका नाम दे देता हूं मैं F2। ठीक है, तो ये भी इस पर इधर बल लगा रहा है और ये भी इस पर इधर बल लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों बल समान दिशाओं में लग रहे हैं, तो क्या कभी साम्यावस्था वाली कंडीशन आएगी, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों आवेश एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, देखो मैं इस दूरी को x भी ले सकता हूं। ठीक है, ओके, और ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, तो देखो निष्कर्ष क्या निकला है, दोनों आवेशों के कारण प्लस क्यू पर बल समान दिशा में है, समान दिशा में है, तो क्यू पर कुल बल शून्य नहीं हो सकता एवं निकाय संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला जो केस है ये तो इसके लिए काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहला वाला केस क्या हो जाएगा, ये हम साम्यावस्था के लिए उपयोग में नहीं ला सकते अगर आपके दोनों आवेश समान है तो। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम देखते हैं केस नंबर बी। ठीक है, वापस मैं उन्हीं आवेशों को रखता हूं, एक मैं रखता हूं देखो प्लस क्यू, एक मैं रखता हूं प्लस 4q, और यहां पर मैं तीसरा आवेश रख देता हूं, ये मिलाने वाली रेखा हो जाएगी। और ठीक है, और तीसरे आवेश को मैं सपोज, अब पहले मैंने इधर रखा, अब मैं उसको उधर रख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर रख दिया मैंने सपोज प्लस q। ठीक है, इसके बीच की दूरी r है और ये डिस्टेंस आपकी x हो जाएगी सपोज। ठीक है, ओके, ये आपके पास पहला आवेश है और ये आपके पास दूसरा आवेश है। अब देखो नेट बल की कंडीशन देखो, आप प्लस क्यू और प्लस, देखो प्लस 4q है तो ये इस पर इधर बल लगाएगा, उसको नाम दे दूंगा मैं F2, क्योंकि प्लस 4q और प्लस q प्रतिकर्षित करेंगे, और ये प्लस q और ये प्लस q ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो F1 भी इधर लगेगा। तो F1 और F2 की दिशा क्या आई, वापस एक ही दिशा में आया है ना। देखो तो
प्लस क्यू पर लगने वाले बलों की दिशा समान है तो निकाय संतुलन में नहीं होगा। ठीक है, तो सेम इधर देखा था तब भी दोनों बल इधर लग रहे हैं, उधर रख दिया तो भी दोनों बल उधर लग रहे हैं, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये वाला भी जो कंडीशन है ये हमारे किसी काम की नहीं होगी, मतलब आपका जो निकाय है वो संतुलन में नहीं आ सकता। अब देखो आखिरी कंडीशन क्या है, तीसरी। तो यहां देखो जो सी वाला जो केस है वो देखो, अब इसमें देखते हैं हम। अब मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू है और ये प्लस 4q है, और बीच की दूरी मान लो आपके पास r है। कितनी है, r है। ठीक है, एक तीसरा आवेश में लाता हूं और मैं इसको अभी कहां रख देता हूं, बीच में कहीं पर भी रखना। अब इसको इस q के पास, प्लस q के पास में रखेंगे या प्लस 4q के पास में रखेंगे वो अभी मैं आपको बता दूंगा। मान लेता हूं मैंने इसको यहां रख दिया। ठीक है, ये मेरा प्लस q हो गया और मैंने इसको यहां रख दिया। ठीक है, अब देखो ये आपका पहला वाला आवेश, ये आपके पास दूसरा वाला आवेश। ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू पर इधर बल लगाएगा तो ये हो जाएगा F1। ठीक है, और ये प्लस 4q इस क्यू पर इधर बल लगाएगा तो ये हो जाएगा आपका F2। ठीक है, तो आपको इस प्लस क्यू पर लगने वाले जो बल है वो विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं, इसका मतलब ये निकाय इस स्थिति में संतुलन में आ सकता है। ठीक है, तो देखो हम क्या निष्कर्ष लिखेंगे, प्लस क्यू पर लगने वाले बलों की दिशा विपरीत है तो निकाय संतुलन में होगा। फाइन, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता चल गया कि प्लस क्यू पर नेट बल अब 0 हो सकता है, क्योंकि एक बल इधर कार्य कर रहा है और एक बल इधर कार्य कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है लास्ट और फाइनल ये कि सर इस प्लस क्यू को हम इस बीच में रख दें क्या, तो नहीं रखना है ना। इस प्लस क्यू को आप इस आवेश के पास में रखोगे या इस आवेश के पास में रखोगे, है ना। तो ये डाउट कैसे क्लियर करना है आपको, देखो आपको मैंने अभी जस्ट ये वाली जो बात बताई है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में एक बल कार्य करेगा, वो आपका F1 हो जाएगा। इस प्लस 4q और इस प्लस क्यू पर एक बल कार्य करेगा जिसको हम F2 बोल देंगे। अब इस पर नेट बल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो तो आपको इस प्लस क्यू को क्या करना होगा, मैं लिख देता हूं, प्लस क्यू को कम परिमाण वाले आवेश की तरफ रखना होगा, है ना। ये इस पर ध्यान रखना है। एवं प्लस क्यू और प्लस 4q के मध्य कहीं रखना होगा। ओके, आपको समझ में आ गया कि जब आपको दो समान आवेश दे रखे होंगे तो तीसरा आवेश चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे वो माइनस क्यू हो, उसको आप न तो इन आवेशों के लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हो न ही राइट हैंड साइड में रख सकते हो, क्योंकि दोनों केस में बलों की दिशाएं समान आएगी। तो ये भी साम्यावस्था के लिए कंडीशन सही नहीं है और ये भी नहीं है। तो आपको ये पता चल गया कि बीच में कहीं ना कहीं रखना है, क्योंकि एक बल इधर आ रहा है एक बल इधर आ रहा है। और अब बात ये आती है कि इस प्लस क्यू को आप कहां रखो, प्लस क्यू का प्लस 4q ये परिमाण ज्यादा है और प्लस क्यू ये परिमाण कम है, तो आपको कम परिमाण वाले की तरफ रखना है। देखो क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं, तो सबसे पहले देखो इस प्लस 4q और इस q के बीच में इसका परिमाण ज्यादा है ना, इसके कारण जो F2 होगा आपके पास F2 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो और ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू इसका परिमाण कम है तो आपका F1 कम हो जाएगा। तो अब आपके पास परिमाण तो चलो ठीक है दे रखे, अब आपके पास एक दूरी ऐसी चीज है, उस दूरी से आप इस लगने वाले बल को मैनेज कर सकते हो। तो जहां ज्यादा परिमाण है उसकी दूरी को आप इसको ज्यादा दूर कर दो इससे, ताकि बल थोड़ा कम हो जाएगा, और जिसका परिमाण कम है वो दूरी आप कम कर दो ताकि बल बढ़ जाएगा, और दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आया। तो इसका क्या कंक्लूजन है वापस मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। अगर आपको कोई दो समान आवेश दे रखे हैं, ठीक है, और
तीसरा आवेश आपको उसकी केंद्र पर मिलाने वाली रेखा के पर रखना है। तो हम कहां रखें, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में या बीच में कहीं? तो आंसर क्या है, आपको कहीं ना कहीं बीच में रखना होगा। ठीक है, ओके। जो तीसरा आवेश रखोगे आप, वो आप कम परिमाण वाले आवेश की तरफ रखोगे या ज्यादा परिमाण वाले आवेश की तरफ रखोगे? तो आंसर क्या है इसका, हम उसे कम परिमाण वाले आवेश की तरफ रखेंगे, ताकि जो F1 और F2 दोनों होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर और विपरीत दिशा में, और नेट बल जो होगा वो शून्य हो जाएगा और पूरा का पूरा निकाय संतुलन में आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ ये भी देख सकते हो आप कि दोनों आवेश मैंने यहां प्लस लिए, तो आप दोनों आवेश को माइनस में भी ले सकते हो, है ना। दोनों कंडीशन उसके लिए ट्रू होगी। ठीक है, इसको आपको चेंज अब नहीं करना है। कोई भी आवेश दोनों धनात्मक हो सकते हैं या दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, है ना। और आप अगर न्यूमेरिकल में देखोगे तो आपको तीसरे आवेश की प्रकृति कभी नहीं दे रखी होगी, प्लस क्यू या माइनस क्यू नहीं दे रखा होता है, वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको नहीं दे रखा है तो आप कोई भी ले सकते हो, प्लस क्यू या माइनस क्यू ले सकते हो, और आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एग्जैक्ट वही आंसर आएगा। क्लियर है? देखो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस पर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, माना कोई दो आवेश प्लस क्यू एवं प्लस 4q है, दोनों को r दूरी पर रखा गया है। तीसरे आवेश प्लस q को कहां रखा जाए कि वह साम्यावस्था में रहे। ठीक है, तो मैंने यहां लिया प्लस q और मैंने यहां पर ले लिया प्लस 4q। ठीक है, इसकी बीच की दूरी को मैं इससे लिख रहा हूं r से। किससे लिख रहे हैं, r से। मैंने एक तीसरा आवेश लिया, तो मैंने आपको भी बताया कि तीसरे आवेश को आपको इसके पास में रखना चाहिए। ठीक है, तो तीसरे आवेश को मैंने यहां रख दिया प्लस q को। ठीक है, और इस दूरी को मैं x ले रहा हूं, बची वाली दूरी क्या हो जाएगी, 4 माइनस x हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए इस वाले आवेश को मैंने प्रथम दे दिया, इसको मैंने द्वितीय दे दिया। ठीक है, जो पहला जो आवेश है ना, इसकी दिशा किधर हो जाएगी, F1 की हो जाएगी इधर, और इसके कारण इस पर इधर हो जाएगी F2। ठीक है, और नेट बल शून्य होना मतलब क्या हो गया, है ना, साम्यावस्था के लिए, साम्यावस्था के लिए। ठीक है, नेट बल या कुल बल, नेट बल शून्य होगा। इसका मतलब क्या हो गया, F1 प्लस F2 बराबर 0। तो F1 और F2 मोड ले लिया मैंने, है ना, क्योंकि अपने दिशा पहले से कंसीडर कर लिए। तो F1 और F2 क्या हो जाएंगे, बराबर एवं विपरीत। क्या हो जाएंगे, बराबर एवं विपरीत, है ना। ओके, हमको उस तीसरे आवेश को कहां रखें, मतलब मुझे ये x निकालना है ना। और यहां ध्यान रखोगे आप कि मैंने डायरेक्शन इधर कंसीडर करी है, तो यहां से इसको पॉजिटिव माना जाएगा, इस वाली लेंथ को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे ना। प्लस क्यू से मैं इधर जा रहा हूं, तो मैंने यहां से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है, तो ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो F1 क्या हो जाएगा, देखो F1 किसके किसके बीच में लग रहा है, प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में। ठीक है, तो देखिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ठीक है, दूसरा F2 जो लग रहा है, इन दोनों के बीच में लग रहा है, प्लस क्यू और प्लस 4q के बीच में, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उसके बीच की दूरी कितनी है, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं हम, जैसे K से K कैंसिल हो रहा है। ठीक है, प्लस Q ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या बचता है, यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां बच गया मेरे पास, देखो 4 को मैं 2 लिख सकता हूं, और यहां लिख दिया मैंने R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ऐसा करेंगे हम कि इस R माइनस एक्स को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो R माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये इधर रह जाएगा 4। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना, ये R माइनस एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया, इस पे स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब कैसे क्या करेंगे, देखो ये R माइनस एक्स प्लस एक्स का अंडर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2। तो मेरे पास ये आ गया कुछ इसका आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 कंडीशन होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो या तो आप लिख सकते हो इसके लिए R माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, या आप लिख सकते हो R माइनस एक्स अपॉन माइनस 2। इन दोनों केस को हम सोल्व करेंगे
और इसमें कौन सा आंसर पॉसिबल है ना, कौन सी डिस्टेंस पॉसिबल है वो देखेंगे। देखो ये हो गया r माइनस एक्स अपॉन प्लस 2, ये हो गया r माइनस एक्स 2x, ये r 3x, x इक्वल टू r बाई 3। एक डिस्टेंस तो ये आ गई मेरे पास। एक डिस्टेंस और भी पॉसिबल है, देखो r माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, r माइनस एक्स माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स, r बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स। तो x कितना आ गया, x आ गया आपके पास माइनस r। देखो अब आपको ये पता चल गया कि तीसरा आवेश मुझे कहीं बीच में रखना है। अब देखो ये कंडीशन तो पॉसिबल हो नहीं सकती, क्योंकि x इक्वल टू माइनस आर तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो साम्यावस्था की कंडीशन नहीं मिलेगी। x की मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन यहां से कंसीडर करी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो x की डिस्टेंस है वो नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं। हमारे पास एक ही बचता x इक्वल टू r बाई 3। अगर r ये डिस्टेंस है तो r बाई 3 यहीं कहीं होगा बीच में, तो ये आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें हमने ये सीखा है कि साम्यावस्था के लिए कैसे कंडीशन ज्ञात की जाती है। अगर आपको दो समान प्रकृति के आवेश दे रखे हैं और तीसरा आवेश की स्थिति आपको पता करनी है, तो हम इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक दे रखे हो, ठीक है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। एक और बात है, इस x को निकालने का एक और तरीका होता है, शॉर्टकट ट्रिक है। पहले आप इसको कॉपी कर लो, तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक इसके साथ में ही बता देता हूं। अभी इसको कॉपी कर लो। ठीक है, देखो तो इस x की डिस्टेंस को निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो कैसे निकाल सकते हैं वो देखो। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट होगा। इस x को निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक है मेरे पास, और शॉर्टकट ट्रिक मतलब अगर आपको Q1 और Q2 दे रखे हो, या माइनस Q1 या माइनस Q2, है ना, दो समान आवेशों के लिए हैं, जो हमने अभी पढ़ा उसी के ऊपर है, ठीक है। तो देखो कैसे निकाल सकते हो आप। ये अगर आपको x निकालना हो, अभी मैंने बताया था, सपोज ये तीसरा आवेश यहां रखा है प्लस Q, इसकी आपको x दूरी निकालनी है, ठीक है। तो x निकालने का तरीका हो जाएगा आपके पास अंडर रूट Q1 अंडर रूट Q2 इंटू r। ये आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है। तो देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने Q1 की वैल्यू क्या ली है, प्लस Q, और Q2 की वैल्यू क्या ली है, 4Q। तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस Q, और Q2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस 4Q, ठीक है। ये वैल्यूज आप यहां पर रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए x इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट Q, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी Q1 की अंडर रूट Q, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 4Q, और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी हो गई, r, ठीक है। अब देखो अंडर रूट Q है, और यहां से भी हम अंडर रूट Q को क्या ले लेते हैं, नीचे से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या बच जाएगा, अंदर r बच जाएगा ये, और अंडर रूट Q कॉमन लूंगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, अंडर रूट 4 बच जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट Q से अंडर रूट Q कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, r1 प्लस अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, ये r बाई 3, ठीक है। देखो आंसर आ गया है। तो अगर आपको चेक करना हो तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, पर बोर्ड में न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पूरे प्रोसीजर से सॉल्व करना होगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप बड़ी क्लासेस में यूज कर सकते हो, है ना, या ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकते हो। और ये आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए आप ये मेथड लगा के आप इसको चेक कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी ट्रिक, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि जब दो विपरीत आवेश हो, है ना, एक प्लस और एक माइनस हो, तब तीसरे आवेश को कहां रखा जाना चाहिए, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, और अब हम पढ़ते हैं आगे। देखो इससे पहले वाली जो हमने ट्रिक देखी थी या कंडीशन देखी थी, उसमें हमने दो आवेश लिए थे,
और दोनों आवेश समान प्रकृति के थे, दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं। और फिर हमने तीसरा आवेश को रखा और साम्यावस्था की कंडीशन हमने देखी थी। अभी जो हम कर रहे हैं वो जो हम दो आवेश लेंगे दोनों विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, एक प्लस और दूसरा माइनस, या एक माइनस और दूसरा प्लस। और फिर हमें तीसरा आवेश लाना है और उनके केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर उस तीसरे आवेश को कहां रखे कि जो संपूर्ण निकाय है वो संतुलन में आ जाए। तो उसके हम कंडीशन देख रहे हैं। अभी पहला वाला समझ में आ गया आपको? तो देखो अब ये कैसे होगा कि सबसे पहले इसका जो पहला केस है उसको देखो। मैंने दो आवेश लिए हैं सपोज, ठीक है। इसको मैं एक प्लस क्यू ले रहा हूं और दूसरा माइनस क्यू ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों विपरीत प्रकृति के हो गए। तो इसके लिए मैं कंडीशन देख लेता हूं, देखो। और इसके बीच की दूरी हम आर मान लेते हैं। अब तीसरा आवेश आपको लाना है और तीसरे आवेश को सपोज मैं कहीं पर भी, यहां कहीं बीच में कहीं पर भी रख दूं सपोज, ठीक है। तीसरे आवेश को मैंने बीच में कहीं पर रख दिया। इसको आवेश प्रथम बोल देंगे, इसको द्वितीय बोल देंगे, ठीक है। और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इसके बीच की दूरी आर हो जाएगी, ठीक है। और ये दूरी में अगर x मान लूं तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमको करना क्या है, हमको बल निकालना है F1 और F2 और उनकी दिशा निकालनी है। ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इसके कारण जो F1 लगेगा वो इधर लगेगा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो इसमें इन दोनों में होता है प्रतिकर्षण उधर बल, और ये प्लस और ये माइनस इन दोनों में होगा आकर्षण, तो F2 भी लगेगा इधर, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? F1 एवं F2 की दिशा समान है, तो साम्यावस्था की स्थिति संभव नहीं है। फाइन, दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं। कुल मिला के जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश दे रखे होंगे, तीसरा आवेश हम कहीं बीच पर तो नहीं रख सकते, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक हम यहां रख के देखेंगे और एक हम यहां रख के देखेंगे। सबसे पहले हम इधर रख के देखते हैं, तो देखो क्या होगा। एक में लेता हूं प्लस क्यू और एक लेता हूं मैं माइनस 9q, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, ये इसकी रेखा हो जाएगी, केंद्र को मिलाने वाली रेखा। और अब मैं तीसरे आवेश को रखता हूं इधर, ठीक है। अगर मैं यहां रख दूं सपोज अभी, ठीक है, इसको मैं रख देता हूं यहां पर, ठीक है। ये दूरी जो हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी हमारे पास r, ये दूरी मेरे पास हो जाएगी x। ये आपके पास हो जाएगा पहला आवेश, ये आपके पास हो जाएगा दूसरा आवेश। देखो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में होगा प्रतिकर्षण, ये लगेगा F1 इधर, ठीक है। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसमें होगा आकर्षण, ये लगेगा इधर, ठीक है। तो यह स्थिति संभव है। और एक और इसके साथ में तीसरी स्थिति भी देख लेते हैं, ठीक है। जो थर्ड जो कंडीशन है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस 9q है और ये इसकी स्थिति है, सपोज इस प्लस क्यू को मैं इधर कहीं रख दूं, ठीक है। मैं इस प्लस क्यू को यहां कहीं रख देता हूं, ये पहला आवेश, ये सेकंड आवेश, ये दूरी x मान लो और ये दूरी आपने r लिखी है, ठीक है। देखो ये प्लस क्यू और प्लस क्यू, इसमें F1 लगेगा इधर और ये माइनस 9q और ये प्लस क्यू, तो F2 लगेगा इधर। तो ये वाली स्थिति भी संभव है और ये वाली स्थिति भी संभव है, ठीक है, क्योंकि F1 और F2 क्या लग रहे हैं? विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अब कंडीशन सर हम किधर रखेंगे, यहां रखेंगे या इधर रखेंगे? तो आपको वो बात ध्यान में रखनी है कि आपको तीसरे आवेश को किधर रखना है ना। तीसरे आवेश को कम परिमाण वाले आवेश की तरफ रखना है। देखो अगर मैं यहां रखता हूं तो क्या होगा? F1 और F2 की कंडीशन देखो F1 इसके और इसके बीच में लग रहा है, ये दोनों बहुत कम परिमाण है, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और इनके बीच की दूरी r प्लस एक्स हो जाएगी। तो दूरी बहुत ज्यादा है, परिमाण भी कम है, तो बल कम हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 9q और ये प्लस क्यू, इन दोनों के परिमाण बहुत ज्यादा है, प्लस 9q और इन दोनों के परिमाण भी ज्यादा है, दूरी भी कम है, तो बल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन हम अभी नहीं लगाएंगे इधर वाली, क्योंकि आपने तीसरा आवेश ज्यादा परिमाण के आवेश की तरफ रख रखा है, ठीक है। तो ये वाली हम नहीं लगाएंगे। अगर ये लगाएंगे तो आप यहां देखोगे तो आपका F2 जो हो जाएगा वो F1 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। और
देखो बल तो विपरीत दिशा में लग रहे हैं पर वो समान परिमाण के नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हमको तीसरा आवेश जो है वो यहां रखना है। देखो इसमें क्या हो जाएगा कि F1 इन दोनों के मध्य लगने वाला, इन दोनों के परिमाण कम है ना, उसके कारण बल कम होगा, पर इनकी दूरी भी कम है तो परिमाण वापस बढ़ जाएगा, तो ये F1 ज्यादा हो जाएगा। और F2 इसके और इसके बीच में लग रहा है, इसका और इसका परिमाण ज्यादा है, दोनों को मिला के देखोगे तो, मगर इसकी दूरी ज्यादा हो जाएगी, बल थोड़ा कम हो जाएगा। तो F1 और F2 क्या हो सकते हैं, विपरीत प्रकृति, F1 और F2 जो होंगे वो बराबर और विपरीत दिशा में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली स्थिति आपको निकालनी है, तो ये भी नहीं लगानी है, ये संभव तो है। देखो बल तो दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, मगर क्या हो रहा है कि दोनों बराबर नहीं आएंगे। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें निष्कर्ष लिख लेंगे F1 एवं F2 बराबर एवं विपरीत दिशा में है, तो हमें तीसरा आवेश कम परिमाण वाले आवेश की तरफ, कम परिमाण वाले आवेश की तरफ रखना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका निष्कर्ष है। जब आपको दो आवेश दे रखे हो और दोनों की विपरीत प्रकृति दे रखी हो, तो तीसरा आवेश आपको दोनों आवेशों के बाहर रखना होगा और कम परिमाण वाले आवेश की तरफ रखना होगा, जिससे दोनों बल बराबर भी हो जाएंगे और विपरीत दिशा में भी हो जाएंगे, और निकाय पे लगने वाला नेट बल जो होगा वो शून्य हो जाएगा। इस चीज को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो मैंने लिख रखा है, माना कोई दो आवेश +q एवं -9q है, दोनों को r दूरी पर रखा गया है, तीसरे आवेश +q को कहां रखा जाए कि वह साम्यावस्था में रहे, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, एक हमने लिया है +q, एक हमने लिया +q और एक हमने लिया है -9q। इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, ये इसके मिलाने वाली रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तीसरे आवेश को सपोज मैं रखता हूं यहां पर, ठीक है। तीसरे आवेश को यहां रखो +q, ये इसको प्रथम आवेश बोल देते हैं, इसको हम द्वितीय आवेश बोल लेते हैं। ये +q और ये +q, इसके कारण जो F1 लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है। ये -q और ये +q, तो इसमें आकर्षण होगा तो F2 इधर लगेगा। डिस्टेंस की बात करें तो इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आपका F1 और F2 क्या हो जाएगा, F1 एवं F2 क्या हो जाएंगे, बराबर एवं विपरीत हो जाएंगे, ठीक है, बराबर एवं विपरीत हो जाएंगे साम्यावस्था के लिए, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे अपन F1 बराबर F2। F1 निकालो, F1 लग रहा है इसके और इसके बीच में, इसके बीच की दूरी है ना, तो K Q अपॉन x², और F2 लग रहा है इसके और इसके बीच में, तो टोटल दूरी हो जाएगी r+x, ठीक है। F2 जो लग रहा है इसके और इसके बीच में लग रहा है, तो K Q 9Q अपॉन r+x², ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है सर माइनस क्यों नहीं लिया, तो देखो हमने ऑलरेडी F1 और F2 की दिशा को पहले ही कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो आपको यहां पर अब प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएंगे, क्या बचा, 1/x², 9/r+x², r+x को इधर ट्रांसफर कर दो तो r+x/x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो r+x/x का अनरूट निकालेंगे तो आ जाएगा +-3, क्या आ जाएगा, तो इसकी दो कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी। आप क्या लिख सकते हो, r+x+3 और r+x/x -3, ठीक है। ओके, -3, ओके। अब देखो दोनों को निकाल के देखते हैं क्या आता है। यहां देखो, एक में लिखता हूं r+x/x +3, r+x 3x, r3x -x, r = 2x और x = r/2 रखा है, ठीक है।
r प्लस एक्स 3x, r 3x माइनस एक्स 2x r, ठीक है। x आ गया हमारे पास ये। दूसरी जो कंडीशन है वो है r प्लस एक्स और ये आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये r प्लस एक्स -3x माइनस एक्स -4x x इक्वल्स टू -r/4, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो देखो अभी मैंने इस x को कैसे कंसीडर करा, मेरे पास यहां से मैंने डिस्टेंस नापी और x के लिए ये मैंने अभी पॉजिटिव डायरेक्शन ली, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इस आवेश को यहां रखा है तो यहां से मैंने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है, तो ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी और इधर में चलूंगा तो ये मेरी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, नेगेटिव लोगे तो आवेश बीच में चला जाएगा और ये तो पॉसिबल है नहीं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा x इक्वल टू r/2, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो आपको यहां कहीं ये तीसरा आवेश रखना होगा। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता रहा हूं कि ये आंसर आप डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप इसको कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है, मिटा दूं। तो देखो x निकालने का तरीका है ना, ये आप ट्रिक देख लो, एक प्लस होना चाहिए और दूसरा माइनस होना चाहिए, ठीक है, तभी हम ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो तीसरा आवेश आप यहां रखते हो इसकी स्थिति पता करनी हो तो क्या ट्रिक यूज करोगे x निकालने के लिए, ठीक है। x इक्वल टू Q1 Q2 माइनस Q1 इंटू R, ठीक है। आप देखो आपके पास Q1 है प्लस Q और Q2 है माइनस 9Q या फिर 9Q ले लो, ठीक है। ओके, Q1 की वैल्यू क्या रखेंगे हम Q, Q2 की वैल्यू क्या रखेंगे 9Q और Q1 की वैल्यू वापस क्या रखेंगे Q और इंटू R। तो देखिए ये अंडर रूट Q कॉमन ले लें, यहां से भी अंडर रूट Q कॉमन ले लो, तो यहां बच जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 1 और बाहर आ जाएगा R। अंडर रूट Q से Q कैंसल, ये हो जाएगा R, अंडर रूट 3 की वैल्यू, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 माइनस 1, ये कितना आ गया R/2, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका x निकालने का शॉर्टकट ट्रिक है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी करो, आगे हम कुछ अच्छे से क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 1.9 क्या कह रहा है, 9e एवं 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है, एक अन्य आवेश प्लस q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में रहे। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो आपको दे रखा है 9e और 4e, मैं इसको माइनस में ले रहा हूं क्योंकि e पर हम मान लेते हैं कि आवेश कितना है माइनस होता है, तो कुल मिलाकर दोनों समान प्रकृति के होंगे, ठीक है। और तीसरा आवेश Q मान लो मैं यहां कहीं रख देता हूं O बिंदु पर, ये आपके पास A बिंदु हो जाएगा, ये आपके पास B बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो कहां रखें कि वो संतुलन में रहे। तो सबसे पहले देखो ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, इन दोनों के मध्य एक आकर्षण बल लगेगा और इसको मैं नाम दे दूंगा FA, ये माइनस और ये प्लस। इस तरह से ये आवेश और ये आवेश, इनके मध्य में भी एक आकर्षण बल लगेगा, इसको दे देंगे अपन FB। ये पूरी डिस्टेंस को अगर मैं R ले लूं और इस डिस्टेंस को अगर मैं X ले लूं तो ये कितनी हो जाएगी R माइनस एक्स। तो कुल मिला के आपको ये X निकालनी है कि A बिंदु से हम इसको कितना दूर रखें इस प्लस Q को कि ये साम्यावस्था में रहे, ठीक है। तो साम्यावस्था के लिए क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, दोनों बल F1 जो होगा F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2 और इसका मोड निकाल लेंगे। मोड का मतलब हमको सिर्फ वैल्यू से डिस्टेंस से मतलब है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब बताओ मुझे F1 की वैल्यू क्या होगी, देखो FA की वैल्यू, सॉरी FA और FB, ठीक है। ओके, FA की वैल्यू क्या होगी बताओ, FA की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये, इसके और इसके मध्य कूलाम का नियम लगा लो, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी X, तो X स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी कूलाम फ्लो लगाओ FB निकालने के लिए, तो K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस इसके बीच में कितनी है? आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए के ई और क्यू, के ई और क्यू कैंसल, यहां पे क्या बच गया? 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां क्या बच गया? 4 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 3 अपॉन एक्स बचेगा और यहां बचेगा 2 अपॉन आर माइनस एक्स। 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, 3r 3x 2x। ठीक है, तो 3r इक्वल टू 3x को उधर भेजो, ये हो जाएगा 5x। हमको x निकालनी है तो x क्या हो जाएगा? 3r अपॉन 5, है ना। तो ये हो जाएगी आपके पास इस वाले q की स्थिति, है ना। तो q आवेश को x बराबर 3r अपॉन 5 पर रखा जाना चाहिए, जिससे निकाय संतुलन में रहे। फाइन, ये हो जाएगा हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। अब देखते हैं अपन सेकंड न्यूमेरिकल। ये क्या कह रहा है? 2 क्यू परिमाण के बिंदु आवेश r दूरी पर स्थित है। 2 क्यू परिमाण के आवेश, इसको a पे ले लेते हैं, इसको b पे ले लेते हैं। कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। तीसरा, उनके मध्य बिंदु पर क्यू परिमाण का तीसरा आवेश, उसके मध्य बिंदु पर, सेंटर पर r/2, और ये भी हो जाएगी r/2। एक तीसरा आवेश रखा है हमने, क्यू परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है, उसका मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभी हमें नहीं पता है, इस क्यू का मान निकालना है, और ये प्लस, ये क्यू जो रखोगे ये प्लस में है या माइनस में है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्यू को मध्य बिंदु पर रखा है एवं ए एवं बी पर रखे आवेशों का परिमाण समान है, तो नेट बल शून्य होगा, परंतु निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि ए एवं बी पर रखे आवेशों पर नेट बल 0 हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 समान परिमाण का आवेश है, प्लस क्यू, और तीसरे आवेश को आपने बिल्कुल सेंटर पे रखा है, इसके दे रखा आपको गिवन। इसका मतलब इस क्यू पर परिणामी बल जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, है ना। क्यू पर परिणामी बल होगा वो 0 हो जाएगा, मगर अब इस निकाय संतुलन में है या नहीं है, इसके लिए आपको यह देखना होगा कि ए और बी पर जो दोनों आवेश है, इस पर भी नेट बल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखिए यहां पर मैं इसको O पॉइंट ले रहा हूं, ये आपका A हो गया, B हो गया और ये O हो गया। देखो अब हम क्या करते हैं, तो हम B पर नेट बल ज्ञात करने पर, हम B पर नेट बल ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये O जो है इस पर एक बल लगाएगा, जिसका मैं नाम दे दूंगा FO। ठीक है, और ये Q इस पर एक बल लगाएगा, इसको नाम दे दूंगा मैं FA। फाइन, अब किस दिशा में लग रहे हैं मुझे नहीं पता, जब तक मुझे इसकी प्रकृति नहीं पता चलेगी तब तक आप ये नहीं बता सकते उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण है। देखो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू है, इसके बीच में तो प्रतिकर्षण होगा, तो FA की दिशा तो वही होगी, पर F0 की दिशा, जो ये आवेश है, ये आवेश इस पर कितना बल लगा रहा, इसकी दिशा अभी आप नहीं बता सकते हो। वैसे आपको पता है कि ये इधर आएगी, तो मगर अभी हमको नहीं पता। हमको ये पता है कि बी पर जो बल लग रहे हैं, है ना, वो कौन कौन से लग रहे हैं? F0 एवं FA कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो बी पर नेट बल
शून्य होगा। ठीक है, साम्यावस्था के लिए बी पर नेट बल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखो एफ कितना होना चाहिए? एफ नॉट प्लस एफ ए इक्वल टू 0। एफ, ठीक है, तो यह हो जाएगा एफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ एफ नॉट। फाइन, एफ ए की वैल्यू बताओ, इसके और इसके बीच में लगने वाला बल। एफ ए यही होता है, इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में लगने वाला बल। ये हो जाएगा के Q1 Q2 और इसके बीच की दूरी कितनी है? आर, तो आर स्क्वायर बराबर माइनस एफ नॉट, मतलब इसके और इसके बीच में लगने वाला बल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी है आर अपॉन 2, तो आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास के क्यू और के क्यू तो कट जाएंगे, यहां बच गया आपके पास क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां बच गया क्यू अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। हाँ, हमको निकालना है और ये माइनस चल रहा है। ठीक है, हमको निकालना है ये क्यू, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस क्यू बाय 4। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है। ये जो आप क्यू आवेश रखोगे, ठीक है, इसका मान कितना होगा? इन आवेशों का 1/4 है ना, तो ये जो क्यू आवेश रखोगे ये हो जाएगा Q/4, है ना। और इसकी प्रकृति कैसे होगी? ये दोनों अगर धनात्मक है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक प्रकृति का हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइन, इसको आप कॉपी कर लो और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 1.11, 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम एक्स अक्ष पर स्थित है। यह क्रमशः 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। तो सबसे पहले इससे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हमको स्थितियां बनानी है 0, यहां ले लेते 2 सेंटीमीटर, यहां ले लेते 4 और यहां ले लेते 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां आपको 4 समान आवेश रखे गए हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है, और इनकी लोकेशन अपन दे देंगे A, B, C और D। आपको बोला यह गया है कि 2 सेंटीमीटर पर रखे आवेश, मतलब यहां पर जो आवेश रखा गया है यहां पर 2 सेंटीमीटर ही होता है। 2 सेंटीमीटर पर रखे गए आवेश पर आपको परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक है, और चारों आवेश जो है वो समान प्रकृति के हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले आपको जो गिवन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। Q1 Q2 Q3 और Q4 चारों की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोकूलाम। इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपके पास कूलाम में कन्वर्ट हो गया। ओके, और आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखी है तो हम इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, हम ले लेते जैसे 2 सेंटीमीटर होगा तो 2 इंटू 10⁻² मीटर, और कहीं 6 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां लिख लेंगे 10 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, ये आपके पास कुछ डिस्टेंस के कन्वर्जन हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है कि इस 2 सेंटीमीटर पर ये जो Q2 आवेश रखा गया इस पर परिणामी बल ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हमको दिशा ज्ञात करनी है। देखो ये वाला आवेश जो बल लगाएगा उसको Fa दूंगा, है ना। देखो Q1 द्वारा जो बल लगेगा वो Fa हो जाएगा, और Q3 द्वारा जो बल लगेगा वो Fc हो जाएगा, और Q4 द्वारा जो बल लगेगा उसको मैं Fd नाम दे देंगे। ठीक है, Fd नाम दे देंगे। ठीक है, और इसका तो ले नहीं रहा हूं क्योंकि इस पे नेट बल निकालना है। अब देखो इस पे क्या होगा कि ये आवेश जो है ए बिंदु पर रखा गया आवेश समान प्रकृति के हैं, तो ये इस पर प्रतिकर्षण लगाएगा तो आपका एक बल लगेगा इधर Fa, इसके और इसके मध्य क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। Q1 Q2 दोनों धनात्मक है, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो इस पर लगेगा, ये इस पर एक बल लगाएगा Fa जिसकी दिशा होगी उधर। इसी प्रकार से ये Q3 आवेश इस पर बल लगाएगा, इसकी दिशा हो जाएगी इधर। इसको नाम दिया मैंने Fc। क्या नाम दिया है? ये हो जाएगा आपका Fc। इन दोनों के मध्य भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो ये आवेश इस पर इधर बल लगाएगा। क्लियर है? ओके, अब यहां पर तो निकालना ही है। अब ये एक आवेश और बच गया, तो Q4
इस Q2 पर बल लगाएगा, वो भी लगाएगा इधर, और उसका नाम है FD। क्या नाम दिया मैंने? FD। ठीक है, ये हो जाएगा FD। ये आपके पास लगने वाले बलों की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको FA निकालना है, FC निकालना है और FD निकालना है और तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखो। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे FA, है ना। तो देखो Q1 या A बिंदु पर आवेश Q1 के कारण B पर बल। ठीक है, A बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण B पर कितना बल लग रहा है, देखो कूलाम का नियम लगाएंगे तो हम निकालेंगे FA। ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो FA क्या हो जाएगा, देखो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू, सबकी वैल्यू सेम है, 2 माइक्रोकूलाम, 2 इंटू 10 की घात -6। Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 की घात -6। इन दोनों की वैल्यू सेम है ना, इसकी और इसकी वैल्यू, अपॉन R स्क्वायर। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 2, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4। तो अभी हम निकाल रहे हैं इन FA निकालना है, FA लग रहा है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस कितनी होगी, 2। तो इसको 2 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी उधर दिशा है तो इसको मैं ले रहा हूं प्लस आई कैप, राइट हैंड साइड वाली को प्लस आई कैप, और लेफ्ट हैंड साइड में लगेंगे उसको माइनस आई कैप ले लेंगे। ठीक है, आई जो है वो आपके पास x दिशा का एकांक सदिश होता है। ठीक है ना, देखो अब ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, और 10 की पावर में देखो 9 -6 -6 -12, 2 का जो स्क्वायर करोगे आप ये हो जाएगा 4, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो -4। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, FA कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 इंटू, यहां बच जाएगा 12 -9 -3, ये +4। ठीक है, तो FA कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 1, तो 90 आ जाएगा, 90 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी प्लस आई कैप। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब आपको निकालना है FC और FD, तो हम निकालते हैं सबसे पहले FC। ठीक है, तो FC के लिए देखो, FC के लिए भी हो जाएगा K, मतलब K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, FC देखो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू वही 2 माइक्रोकूलाम, Q2 की वैल्यू वही 2 माइक्रोकूलाम, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये आपका जो FC लग रहा है इन दोनों के बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो FC जो आएगा, देखो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 की घात 1, मतलब FC आ जाएगा आपके पास 90। कितना आ जाएगा, ये दोनों सेम ही तो है बिल्कुल, तो 90 आएगा, 90 न्यूटन। मगर दिशा इसकी इधर है तो इसको ले लेंगे माइनस आई कैप। क्या ले लेंगे, माइनस आई कैप। ये निकल गया आपके पास पहला, ये निकल गया दूसरा, और एक तीसरा निकाल के इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, अब तीसरा निकालना है, वो क्या निकालना है आपके पास, FD निकालना है। क्या निकालना है, FD। यही हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9, Q1 Q2 सबकी वैल्यू सेम है, 10 की घात -2 -6, ओके, Q2 की वैल्यू भी यही, अपॉन R स्क्वायर। तो देखो अब ये बल लग रहा है, ये इन दोनों के बीच में लग रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2 + 4 6 हो गई है, तो कितना हो जाएगा, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, तो 6 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, अगर आप चाहो तो इसको Q1 Q2 Q3 लिख लो, और इसको आप चाहो तो Q2 Q4 लिख लो। ठीक है, Q2 Q4 लिख लो। ठीक है, ताकि अब देखो FD इक्वल टू क्या हो गया, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, और ये -12, तो -3 बचता है यहां पर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और ये हो गया -4, 36 से 36 कैंसल,
-3 + 4, तो एफ डी कितना आ गया आपके पास 10 की पावर 1 यानी 10 न्यूटन। कितना आ गया 10 न्यूटन। डायरेक्शन इसकी लेफ्ट हैंड साइड में है तो -I के। आपको नेट बल टोटल बल निकालना है तो एफ नेट हो जाएगा आपके पास FA, FC और FD। तो देखो एफ नेट कितना आ जाएगा, FA आपके पास कितना आया है +90 या फिर है ना, और FC आपके पास कितना आया है -90 और FD कितना आया है +10। ये कैंसल आउट हो जाएगा तो एफ नेट कितना आ गया आपके पास 10 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम है ना, और इनकी स्थिति आपको दे रखी है और आपको 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश रखा गया उस पर नेट बल निकालना है। तो ये आवेश इस पर उधर बल लगाएगा जिसका नाम F है, ये आवेश इस पर इधर बल लगाएगा उसका नाम FC, ये आवेश इस पर इधर बल लगाएगा FD। तो FA, FC और FD की वैल्यू निकाल के उसको ऐड करना है। ठीक है, इसको कॉपी करो। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 1.13 क्या कह रहा है, 1 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश x अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर पर रखे हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि x अक्ष पर रखे गए आवेश है। ठीक है, तो देखो ये मान लेते हैं x अक्ष के यहां पर 1 मीटर पर रखा गया है, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर और अनंत तक ये आवेश रखे गए हैं। ठीक है, ओके। अब इस पे देखो मूल बिंदु हो जाएगा मेरे पास ये 0 मीटर वाला और इस पर रखा गया एक आवेश Q0 जिसको मैं दे रहा हूं 1 कूलम, और इन सभी पर जो आवेश दे रखे हैं वो 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम दे रखे हैं। आपसे पूछा गया कि 1 कूलम आवेश पर बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसको मैं स्थिति दे देता हूं इसकी A, ये हो जाएगा आपके पास 0 मीटर। ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा आपके पास O, ये B, C और D चलता रहेगा। ठीक है, आपको इस मूल बिंदु पर 1 कूलम आवेश पर नेट बल निकालना है। देखो इस पर निकालना है तो ये इस पर इधर एक बल लगाएगा FA, ये भी इस पर एक बल लगाएगा FB, ये भी इस पर एक बल लगाएगा FC और ये भी उस पर एक बल लगाएगा FD, और ये जो सीरीज है ये अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो अनंत तक सीरीज चलती रहेगी। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले आप F नेट जो निकलेगा FO निकलेगा, वो निकल जाएगा आपके पास FA, FB, FC, FD और अनंत तक। ठीक है, तो F नोट के लिए देखो FA कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 1 मीटर, ये हो जाएगा आपके पास 1 मीटर, ये हो जाएगा आपके पास 2 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 4 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको निकालना FA, तो FA इन दोनों के बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी 1 मीटर। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको दे देंगे Q0 Q1 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस पर जो बल लगाएगा तो Q0 Q2 अपॉन इसको दे देंगे अपन R2 स्क्वायर, इसको R1 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा 1/, ये आवेश जो इस पर बल लगाएगा है ना, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, ये आवेश जो इस पर बल लगाएगा है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q4 अपॉन R4 स्क्वायर, और ये सीरीज जो है आपकी इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। ठीक है, ओके। सबसे पहले इसमें क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो Q1 की वैल्यू भी कितनी है, Q1 Q2 Q3 Q4 सबकी वैल्यू सेम है, Q1 Q2 Q3 Q4 सबकी वैल्यू सेम है, इसको मैं Q ले लेता हूं। ठीक है, इन सबको Q ले लेंगे तो Q अपॉन R1 स्क्वायर, Q अपॉन R2 स्क्वायर, Q अपॉन R3 स्क्वायर,
Q अपॉन R4 स्क्वायर, और ये सीरीज चलती रहेगी। Q को भी बाहर निकाल लेते हैं, Q नॉट इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1। R1 कितनी है आपके पास, देखो R1 कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। R2 इन दोनों के बीच में मूल बिंदु पर निकालना ना, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 4, तो 1 अपॉन 4 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 2 6 और ये 8, तो 1 अपॉन 8 स्क्वायर, और ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे पास Q नॉट की वैल्यू कितनी है, तो पहले मैं Q नॉट और Q1 की वैल्यूज लिख लेता हूं। Q नॉट की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, और आपके पास सारे Q's की वैल्यू मतलब Q1 Q2 सबकी वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रो कूलम, और ये हो जाएगा 10 की घात -6 कूलम, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज हम यहां रख देंगे। तो F नॉट कितना हो जाएगा, देखो Q नॉट की वैल्यू होगी 1 माइक्रो कूलम, और Q की वैल्यू होगी 4 इंटू 10 की घात 6 कूलम, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की घात 9, ठीक है। Q नॉट की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 4 इंटू 10 की घात -6, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की घात 9, ठीक है। 1 अपॉन ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है, और ये आपके पास इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब देखो ये आपको एक गुणोत्तर श्रेणी नहीं दिख रही क्या, 1 1 अपॉन 4 1 अपॉन 16 1 अपॉन 64, तो ये हमारे पास हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो देखो अब यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा 36, F नोट देखो 36 9 इंटू 4, और ये हो जाएगा 10 टू पावर 3, है ना। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। अब देखो ये आपके पास बच गया 1 1 1 अपॉन 4 1 अपॉन 16 1 अपॉन 64 अनफाइनाइट। ये आपके पास क्या होगी, एक गुणोत्तर श्रेणी होगी, है ना। गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो इस सीरीज को फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला था a अपॉन 1 माइनस r। a आपका पास प्रथम पद हो जाएगा मतलब 1, और r हो जाएगा आपके पास b अपॉन a। b कितना है 1 अपॉन 4 अपॉन a कितना है आपके पास 1, ठीक है। तो ये आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास, दोनों a और r की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू को यहां रख देंगे, तो F नॉट 36 10 की घात 3, ठीक है। a अपॉन 1 माइनस r, a की वैल्यू है 1 1 माइनस r की वैल्यू आई आपके पास 1/4, ठीक है। तो F नॉट देखो 36 इंटू 10 की घात 3 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है। F नॉट, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और इसको अपन काट देंगे, कितनी बार जाएगा 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई 48 10 की घात 3 न्यूटन। ये आपके पास मूल बिंदु O है, उस पर लगने वाला नेट बल आ गया, और इसकी दिशा किधर हो जाएगी मूल बिंदु O की ओर, है ना। लिख सकते हैं लगने वाला नेट बल, लगने वाला नेट बल मूल बिंदु O की ओर होगा, ठीक है। ये आपके पास एक और क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप का, इसको आप कॉपी कर लो। और आज का लेक्चर जो है हम यहीं एंड कर रहे हैं, उसका एक टाइप के न्यूमेरिकल हमने आज किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो है उस नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए, और वीडियोस को ध्यान से देखो, और उसके नोट्स बनाओ। उसके बाद आप थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल ट्राई करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।